स्टूडेंट, आज जो नया लेसन है, नया लेसन इसमें है ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी जो लेसन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स इसको लिखते हैं। तो ऊष्मागतिकी में तो इसमें सबसे पहले जो हेडिंग है उसको हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम। प्रथम नियम, ये ऊष्मागतिकी प्रथम नियम क्या है? जब किसी निकाय को, ध्यान दीजिए, जब किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाए, Q ऊष्मा दें तो वह ऊष्मा का कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा को किससे लिखते हैं? डेल्टा यू से। आंतरिक ऊर्जा शुरू से ही आप डेल्टा यू से लिखते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा शेष ऊर्जा कार्य में व्यय करता है या खर्च करता है, दोनों भी लिख सकते हैं इसमें। तो अगर Q ऊर्जा आपने दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा U प्लस W। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे ये Q जो ऊर्जा है, ये Q का मान जो है जिसमें कैलोरी में होगा तो डेल्टा U भी कैलोरी में होगा और W भी कैलोरी में होगा। अगर ये जूल में है तो ये भी जूल में होगा, ये भी जूल में होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है, ऊष्मागतिकी जो प्रथम नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा हम दे देते हैं वही ऊर्जा दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। यहाँ ऊर्जा कहीं से उत्पन्न नहीं होती है। अगर किसी सिस्टम है, जैसे एक सिस्टम माने जिस पे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हों, जिसके बारे में जानने के लिए, तो उसे हम कहते हैं सिस्टम या निकाय कहते हैं। तो निकाय उसे कहते हैं जो इसमें, जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हो। जैसे कोई सिलेंडर है तो उसे हम एक निकाय कहेंगे, जैसे कोई कमरा है एक निकाय कहेंगे। तो निकाय मतलब होता है सिस्टम। जैसे बाइक है तो बाइक के अगर सभी पार्ट को अलग कर दिया जाए, मोटरसाइकिल के अगर सभी पार्ट को अलग कर दिया जाए तो उसे हम सिस्टम नहीं कहेंगे, क्योंकि उस पर हम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। तो जैसे उसी को अगर हम जोड़कर एक सिस्टम बना दें, तो जैसे बाइक बना दिए तो वहाँ पर हम उसे निकाय कह सकते हैं। तो साइंस में सभी जिस पे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हो सभी को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम, एक निकाय। ओके, तो यहाँ भी देखा गया है कि एक निकाय है। तो यहाँ Q का मात्रक और डेल्टा U और W, ठीक। अगर हम जैसे मान लेते हैं, चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, दोनों वस्तुओं के लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं ऊष्मागतिकी प्रथम नियम। अगर जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर कि अगर एक निकाय है और उस निकाय को हमने 100 जूल ऊर्जा दे दिया। जैसे ये निकाय है, मान लेते हैं इसको हमने कितनी ऊर्जा दिया, ये Q बराबर अगर मान लेते हैं 100 जूल ऊर्जा दिए। तो 100 जूल ऊर्जा जब इसको हम दिए और मान लेते हैं ये जो है 20 जूल कार्य किया, ये 20 जूल जो है कार्य किया, तो शेष आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी इसकी? तो शेष इसमें जो है 80 जूल जो ऊर्जा है इसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, जो यहाँ पे अभी हमने ये लिखा। तो यहाँ से 100 और डेल्टा U 80 और 20 100 यानी बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका जो हमारे दैनिक जीवन में इस फार्मूले का उपयोग है, अगर हम देखना चाहें इसमें, तो अगर व्यक्ति देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, इसका रीजन भी यही है। तो अगर जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को यहाँ पर अगर मान लेते हैं जैसे उसके इंटरनल यानी आंतरिक ऊर्जा 80 जूल चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं 80 जूल, सॉरी यहाँ पर अगर मान लेते हैं जैसे इतना नहीं तो 40 जूल है, 40 जूल ये ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहाँ जाएगी?
अब 40 जूल जो ऊर्जा है वो उसके मांसपेशियों में वृद्धि, यानी शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं वही इंटरनल एनर्जी, उसी को हम लोग कहते हैं। जब हम कोई भोजन लिए, मान लेते हैं जैसे 100 जूल हमने ऊर्जा लिया, तो अब 100 जूल जो ऊर्जा होता है, ये 100 जूल ऊर्जा से हमारे मांसपेशियां यानी कुछ ऊर्जा जो है ये खर्च कर देती हैं खून बनने में या ब्लड, यानी जो भी होता है सारी क्रियाओं में। तो हम कितनी ऊर्जा हमारे पास बची है? 60 जूल। तो 60 जूल जो ये ऊर्जा बच रही है, इसी को हम वर्क करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, घूमना टहलना, ये सब जो है इसमें हम 60 जूल ऊर्जा खर्च करते हैं। अगर मान लेते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर, ज़्यादा वर्क करता है, अब उसमें 40 जूल तो उसके डेल्टा यू ये कांस्टेंट है। जैसे बाइक है, तो बाइक भी अगर चलता है तो बाइक भी 1 लीटर का कुछ ml जो है, यानी पेट्रोल का कुछ भाग जो है वो अपने इंटरनल एनर्जी में खर्च करता है। जैसे आप किक लगाते हैं तो किक लगाने पे वो पेट्रोल जो जलता है उसके अंदर, तो जलने में वो उतनी एनर्जी लेगा। तो वैसे हमारा शरीर है, जैसे हमारा शरीर है, कुछ ऊर्जा हमारा शरीर जो है खींच लेता है, ब्लड बनने में तमाम क्रियाएं हैं, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इंटरनल एनर्जी रहेगी। तो अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है वो अगर ये जो है 80 जूल वर्क कर दिया, सपोज दैट इससे हमने 80 जूल वर्क लिया, कोई श्रमिक है उसको हमने 100 जूल ऊर्जा दिया, वह घर से 100 जूल ऊर्जा खा के चला और 40 जूल तो उसका शरीर लेगा ही। अब 80 जूल ऊर्जा वो अगर खर्च करता है तो 20 जूल उसके इंटरनल एनर्जी से भी चला आएगा। तो जब 20 जूल उसके इंटरनल एनर्जी, यानी कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको 40 जूल चाहिए थी, अब उसे मिला कितना? 20 जूल मिल रहा है। तो जब 20 जूल मिल रहा है और ज़्यादा वर्क कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो थिंक हो जाता है, यानी पतला हो जाता है। अब इसी के दौरान अगर देखा जाए, अब कोई व्यक्ति है जैसे वो 40 जूल ऊर्जा ले रहा है, मतलब उसके इंटरनल एनर्जी में 40 जूल ऊर्जा खर्च होनी है, और अगर वो मान लेते हैं कि वो 10 जूल जो है वर्क किया, बहुत थोड़ा सा, जैसे ऑफिस में पूरे के पूरे दिन बैठा है, कहीं भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो 10 जूल केवल ऊर्जा जो है वो खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा चल रहे हैं केवल, तो 10 जूल ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। अब इसके शरीर को 40 जूल इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत थी, अब वो 40 और 10 50, यानी अब इसके पास 50 जूल जो ऊर्जा है वो कहाँ चली जाएगी? अब जो शेष ऊर्जा यानी 100 होना ही चाहिए, अब शेष यानी 150 जूल ऊर्जा उसके बॉडी के अंदर चलाएगा, तो आदमी क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। यही थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है। तो हमको हमेशा भी ये ध्यान रखना है, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम सभी पे लागू किया जा सकता है, चाहे वो सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, दोनों पे भी हम लगा सकते हैं। तो अगर इसमें से जैसे ये है, तो इस तरह से तो काफ़ी देखा जाता है, तो इस हिसाब से अगर हम वर्क करते हैं तो हमारा शरीर कुछ एनर्जी लेता ही है और शेष जो ऊर्जा हमारे पास बचती है उसको हम कार्य में व्यय कर देते हैं, सभी में होता है। तो 50 जूल जो ऊर्जा होगी ये इसके इंटरनल एनर्जी, अब इसके इंटरनल एनर्जी में केवल 40 जूल ऊर्जा चाहिए थी, 50 जूल एक्स्ट्रा और आ जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्ति मोटा हो जाता है। तो दुबला और मोटा होने का कारण भी थर्मोडायनेमिक्स है। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम के अनुसार जो है हम समझ सकते हैं, इस तरह से ये ऊष्मागतिकी प्रथम नियम है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे, इसमें जो नए टॉपिक के साथ समतापी प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम, ऊष्मागतिकी के बहुत से ऐसे प्रक्रम हैं जिसपे इसका उपयोग किया जाता है और दैनिक जीवन में हमारे भी उपयोग निरंतर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगले टॉपिक में आपको बताएंगे। थैंक यू।